हाँ तो क्या हो गया अम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? जब वो वापस आएंगे तब दे दिएगा दवाई। हाँ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं और आदिल बाहर जा रहे थे। नहीं सारा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों तमाशा क्रिएट करना चाहती हो? एक्चुअली मामी, मैंने कहा था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ को जानते हो ना, उन्हें नहीं पसंद है ये सब कुछ। मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, आप भरोसा करें मुझ पर। क्या हो गया अम्मी? आप इतनी टेंशन मत लें, आदिल संभाल लेगा सब। चलो आदिल आ जाओ। ये ठीक नहीं है। आपा सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगी। वो अपनी भतीजे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकती तो वो बहू बनाकर नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वाह, इतनी हसीन लग रही हो तुम। अच्छा, कितनी हसीन? इतनी हसीन जिसकी कोई हद नहीं। तुम्हें पता है मुनाफिर, सभी कुछ वक्त पहले ऐसा लगा कि मैं तुम्हें हासिल ही नहीं कर सकती। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। करना क्या है, बस तुम मुझे मोहब्बत करते जाओ और मैं तुम्हें नहीं देखता रहो। और फिर हम ढेर सारी बातें करें और घूमते फिरते रहें। जो हुक्म ऐसा ही करेंगे। कोई और हुक्म मलका आलिया? बातें बनवा लो बस तुमसे। वो तुम्ही से सीखी है बातें बनाना, तुम्हारी मोहब्बत में पढ़कर। वैसे भी जब से तुम्हारी मोहब्बत में पढ़ा हूँ, तुम्हारे पल्लू से बन के रह गया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम रेडी क्यों नहीं हुए? वो कहीं जाना है क्या? यार इतना वक्त हो गया है शादी को, हम कहीं नहीं गए। इतना क्या सोच रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी जेब इजाजत नहीं देती इस चीज की। पैसे ही नहीं है मेरे पास, कहाँ जाएंगे? मेरे पास अभी हैं, हम चल सकते हैं। वैसे भी जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा ही तो है। एक्चुअली अब सब कुछ हमारा है। अच्छा वो मामू वाला कार्ड तो तुम्हारे पास है ना, संभाल के रखा हुआ है? क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था कि वो एटीएम कार्ड इधर उधर तो नहीं हो गया? नहीं, वो तो मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने उनसे कहा कि शौहर के कार्ड से ही शॉपिंग करूंगी अब। ये तुमने क्या किया? तुमने वापस कर दिया वो कार्ड? तुम्हें पता तो है कितनी उधारियां चढ़ी हुई हम पे, और शादी वाले 2 लाख भी दिए थे उधार के। सारी चीजें आगे पीछे, यार सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हम कैसे मैनेज करेंगे? ऊपर से जॉब का भी नोटिस पीरियड आया हुआ है। क्या तुम्हारी जॉब? हाँ ना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। बहुत मसले मसाइल हैं यार, बहुत मसले मसाइल हैं। तो हमने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि मामू हमें कोई कारोबार डाल के देंगे। उस बारे में कोई बात की उनसे बात करो इस बारे में, ताकि इस मसले से हम निकलें। मुझे ना हमेशा से कराची घूमने का बहुत शौक था। अब मेरा मतलब है कि पहले मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर आती नहीं थी, अब आने लगी हूँ तो इट्स नाइस। तुम्हें पता है यार, पाकिस्तान आने से पहले मैं सोचा था कि मैं उधर ही शिफ्ट हो जाऊं। हाँ तो हो जाता है, किसने रोका तुम्हें? वो संजीदा खाला, उन्होंने बताया था कि मामू की जरूरत है मेरी, तो मैं आ गया। संजीदा पप्पो? वो मामा और नानू ने मना किया हुआ था। और ये बात बाबा को नहीं पता? तुम्हें पता है हर किसी ने बाबा के साथ कम नहीं किया।
लेकिन तुमसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम्हें पता है कि जब से तुम वापस आई हो उनकी सारी उम्मीदें खत्म ही हो गई हैं। वो मैं नानू ने बोला था कि मत बताओ, और वैसे भी मैं मामू को हर्ट नहीं करना चाह रहा था। वैसे संजीदा पप्पू का नाम संजीदा है, तो क्या वो असल में ऐसी ही है? नहीं, वो एक्चुअली बहुत जॉली हैं। और अंकल उनसे भी बेहतर हैं। ऑनेस्टली आई थिंक उनसे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता। और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर भी रहती थी, तो जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। यानी आदिल को सारा से मोहब्बत हुई है? तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, तुम ही सारा हो पागल। Adil, I don't think this is the right time. मैंने आज तक किसी की तमन्ना नहीं की कि मुझे अब लग रहा है कि तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं कर सकता। आदिल, हाँ, मुझे भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए चले? ओके। Let's go. वो मामा पूछ रही है सारा कहाँ है? वो आदिल के साथ गई है। मेरे भाई के साथ? क्यों? अपने भाई से जाके पूछ लो। से क्या देख रही हो? आप दोनों मिलके कुछ ज्यादा बातें नहीं बनाने लग गई हैं? बेटा, ये बातें ना बड़ों के कहने की होती हैं। अभी आप इतनी बड़ी तो हुई नहीं हो कि इस तरह से मुझसे बात करो। तुम जाओ यहां से। बड़े मामा कह रहे हैं कि चाय बनानी है। किससे कहा उन्होंने चाय बनाने को? आपसे कहा है ना, तो आप जाके बना लीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? मामा, मामी डांट रही हैं, कह रही है चाय बनाकर लाओ। क्या तुमने मेरी बेटी को चाय बनाने को कहा? नहीं, मैंने इससे चाय बनाने के लिए नहीं कहा, आपके भाई ने कहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। और मामा आपको पता है क्या कह रही हैं? कि सारा भाई के साथ गई है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो, बहुत पढ़ निकल आई है उसके। मेरी बेटी तो कंट्रोल में ही है। अगर आप किसी पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने बेटे पे कर लीजिए। मामा, वैसे मामी में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं आ गया है? रहने दो, 4 दिन तक ही एटीट्यूड रहेगा। जो भी है, लेकिन सारा मेरी भाभी नहीं बननी चाहिए, वरना मैं वापस से बाबा के पास चली जाऊंगी। बकवास बंद करो। अगर बाप के पास रहना था तो यहाँ क्यों आई हो रहने के लिए? आपको नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ, और मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और बड़े मामा कह रहे थे कि चाय बनानी है। मुझे तो आती नहीं है, तो आप ही बना लेगा। आदिल को कैसे रोकूं? पहले मैं खुद ही उसे कहती थी और वो नहीं मानता था। अब मैं मना कर रही हूं तो ये लड़का बाज नहीं आ रहा। भाईजान से बात करती हूँ।
वही रोकेंगे अब। भाईजान चाय। हाँ शुक्रिया। ये चाय के लिए तो मैंने नाजी को कहा था, तुम क्यों ला रही हो? जी भाईजान, वो बनाई तो उसी ने है, लेकिन वो असल में रक्षी की कॉल आ गई थी ना, तो वो उसको सुनने चली गई। कैसी है रक्षी, खुश है अपने घर में? जी जी माशाल्लाह बहुत खुश है। अब देखिए ना, जब से शादी हुई है यहाँ तो आना ही नहीं चाहती, बस सिर्फ फोन पे ही बात हो रही है। अच्छी बात है कि चाय तो बहुत अच्छी बनाई है उसने। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, रक्षी की शादी भी हो गई है। आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सारा, जिसको मैंने अपनी बच्चियों की तरह पाला है, मेरी नजरों के सामने ही रहे हमेशा। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। हम देखिए ना, अभी भी गए हुए इकट्ठे घूमने। कौन, सारा? जी जी भाईजान, वो सलमा ने आपको नहीं बताया? वो एक दूसरे के साथ अभी गए हुए हैं। मैं तो समझी सलमा ने आपको बता दिया होगा। सलमा, सलमा। जी सारा कहाँ है? वो आदिल के साथ गई है बाहर। किससे पूछ के गई है? पूछ के नहीं गई, बता के गई है। आए तो जरा भेजो, मुझसे मिले आके। जी। आदिल और ज़ारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो मेरी मदद कर रही है। अब आदिल को थोड़ी ना पता है कि सारा नहीं है, वो ज़ारा है। लेकिन ज़ारा को तो पता है ना कि वो सारा ही है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो कजन, क्या हाल है, कैसी हो आप? फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। कजन फ्रेंड चलते हैं यार के अंदर कजन, और जब बाहर जाएंगे तो फ्रेंड। और हम बाहर जाएंगे क्यों? क्योंकि देखो, घर में तुम नहीं बता सकते कि तुम ज़ारा हो, तो तुम ज़ारा बन तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ज़ारा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि घर पे किसी को शक ना हो। तो तुम ये कह रहे हो कि हम बाहर जाएं? एग्जैक्टली। मुझे शहर घुमाओगे? पूरा हैदराबाद चलता है। क्विक लर्नर तो हो गई हो तुम, पता है वैसे। चलो। रुको, चप्पलों में तो तुम्हारे साथ हैदराबाद में नहीं घूमूंगी ना, जूते पहन के आती हूँ। तुम्हें पता है ये वाली जगह बहुत फेमस जगह है यहाँ की। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पर? कब? जब विक्की और उसके लड़कों ने मुझे गंद दिखाई थी ना, वो नहीं था। और फिर तुम बेहोश हो गई थी इधर? नहीं, बेहोश तो मैं उससे पहले हुई थी। हाँ, मिलने दो विक्की को, देख लूंगा उसको मैं। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे वो बात याद आ गई। पता है जब हम विक्की को मार रहे थे ना, तो वो कह रहा था 2 ज़ारा हैं 2 ज़ारा हैं। अब मुझे समझ आ रहा है 2 ज़ारा क्यों कह रहा था। शमशाद घाट चलना है तुम्हें?
नहीं, चलते ना वहाँ, मजा आएगा। मजाक करो, रिलैक्स करो, आतंक कर रहा हूँ। सारा, बात सुनो मेरी। अम्मी अभी नहीं, प्लीज। बहुत थक गई हूँ, बहुत घूम फिर के आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है, तो इधर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे। बाबा क्या कह रहे थे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किससे पूछ के बाहर गई है। तो हाँ, तो मैं आपको बता के तो गई थी। हाँ, मैंने उनसे कह दिया था जो तुमने मुझसे कहा था। तो क्या, अभी कहा है ना, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, जाओ उनके पास। अच्छा, मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ, सारी चीजों को जगह पर रख। पकड़ लोगी? थैंक यू। तुम मेरी बात सुनो जरा। जी। देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना, तुम सारा से दूर रहो। बहुत मुश्किल से वो अपने बाबा के करीब हुई है, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उनके बीच में दूरी फिर से आ जाए। और तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते हो ना कि तुम्हारी माँ सारा को पसंद नहीं करती। मगर मैं सारा को पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगी है, लेकिन तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो ना। वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती हैं, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उसका। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी शादी वो सारा से कभी नहीं होने देंगी। मामा ने बहुत मर्तबा कहा कि मैं सारा से शादी कर लूं, मगर उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था शादी में। तो अगर मैं शादी करूंगा वो मेरे फैसले से होगा, और जो भी मेरी बीवी होगी उसकी इज्जत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, मगर आई श्योर यू मैं उसको खुश रखूंगा। मैं तुम्हें किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। प्यार मोहब्बत से ना उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, because I love you.
तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या? उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में आदिल की माँ का हाथ।
हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफ़ेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में, यानी कि जो इफ़ेक्टिव राइटिंग होती है वो क्या होती है और उसमें किन किन चीज़ों का जो है ना वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन क्लियर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी आप कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी अगर टॉपिक है या कोई भी चीज़ है उसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप जो इन्फॉर्मेशन है तो वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी बंदा उसको पढ़े या सुने तो उसको चीज़ें जो है ना वो फ़ौरन से क्लियर समझ आ जाएँ। और उसके अलावा वो लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन अगर किसी को बता रहे हैं तो उसका लॉजिक हो, बगैर लॉजिक के जो है ना वो कोई चीज़ भी ना हो, ठीक है। और इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब ऑर्गेनाइज अच्छे से की गई हो, यानी अगर आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने लगे हैं तो ऑर्गेनाइज अच्छे से की गई हो। द गोल इज़ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक इन अ वे दैट द रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड, unlike storytelling which focuses on emotions and events, are persuasive writing which tries to कन्विंस द रीडर। एक्सपोजिट राइटिंग फोकस प्योरली ऑन फैक्ट्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि वो जो फैक्ट्स हैं उन पे जो है ना वो आपने उसको करना है, फोकस करना है कि जो रीडर है अगर वो पढ़ रहा है या अगर आप किसी को सुना रहे हैं तो उसको इजीली समझ आ जाए, पढ़ने वाले को भी इजीली उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो लॉजिक्स हैं स्टोरी की वो इजीली समझ आ जाए और उसको किसी किसी से भी जो है ना वो पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को स्टोरी सुना रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा उस पर जो स्टोरी के इफ़ेक्ट्स हैं उन पे इतना ज़्यादा फोकस करें कि वो पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाए, ठीक हो गया। और इसके बाद ये नहीं कि बहुत आसान लफ्ज़ों में आपने वो चीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन की हो। टू इंश्योर द एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ इफ़ेक्टिव इट मस्ट हैव 3 कीज़ क्वालिटीज़, यानी कि वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और उसके अंदर जो है वो 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो 3 क्वालिटीज़ कौन सी हैं हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उनमें इट मस्ट हैव 3 की क्वालिटीज़, इसमें 3 क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए। एक तो हमारे पास क्या है, क्लियरिटी, यानी कि जो उसकी क्लियरिटी है वो लाजमी होनी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब ये नहीं कि कुछ सफाई वगैरह, क्लियरिटी का मतलब ये है कि वो इतनी ज़्यादा क्लियर हो, इतनी ज़्यादा सिंपल हो, वर्ड्स इतने ज़्यादा क्लियर हो कि रीडर को या फिर लिसनर को अगर आपने उसको लिखा है, ठीक है, तो और रीडर को पढ़ने में बहुत आसानी हो और उसे चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं। लेकिन अगर आपने उसको सुना रहे हैं तो सुनने वाले वो इजीली उसको अंडरस्टैंड करता जाए, जितने भी उसके अंदर फैक्ट्स हैं, जितने भी उसकी लॉजिक्स हैं उस पर क्लियर होती जाएँ, ठीक है, उसको इजीली अंडरस्टैंड होती जाएँ, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोहेरेंस हमारे पास वही चीज़ दोबारा से आ जाए, उसका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई पैराग्राफ्स होने चाहिए, यानी कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ यहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हुई है तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया गया हो, यानी कि स्टोरी को लिखा बहुत अच्छे से गया हो। These elements help the writer present ideas logically and ensure that the reader can follow along without confusion, यानी कि अगर आप इन 3 चीज़ों को वो करेंगे, इन 3 चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली ही अगर आप अपनी स्टोरी वगैरह लिखेंगे तो जो रीडर होता है वो बगैर किसी कन्फ्यूजन के, यानी उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और इजीली चीज़ों को जो ना वो पढ़ सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, उसे किसी से भी ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रीडर जो है ना वो इजीली विदाउट किसी भी कन्फ्यूजन के वो लॉजिक को जो है ना वो समझ सकेगा। This unit will explore these characteristics in detail and introduce the basic of paragraphs writing, which is the foundation ऑफ आल स्ट्रक्चर राइटिंग। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें एक पैराग्राफ्स दिए गए हैं जिसके अंदर उन्होंने तमाम जो राइटिंग्स के वो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं, हम देखते हैं पढ़ के। सबसे पहले क्लियरिटी। अच्छा, क्लियरिटी क्या होती है? राइटिंग शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियरिटी वही बात दोबारा आ गई कि क्लियरिटी का मतलब साफ नहीं होता, क्लियरिटी का मतलब इजीली वर्डिंग है, इजी वर्ड्स हैं जो पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाए और कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, clarity means the writing should be simple and straightforward to that the reader understand it without difficulty। यानी इतनी सिंपल होनी चाहिए, वर्ड्स इतने सिंपल होने चाहिए
कि जो राइटर है जो रीडर है वो जब उसको पढ़े तो बगैर किसी डिफ़िकल्टी के वो लफ्ज़ों को समझता जाए और आगे बढ़ता जाए। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई हो, बात कम्प्लेक्स ना हो, उसको घुमा फिरा के ना बताया गया हो, ठीक है। तो पढ़ने वाला जो है ना वो इजीली उसको समझता जाए। और इट इफ़ अ राइटर यूजेस ओवरली कम्प्लेक्स वर्ड्स, long sentences or huge ideas, the message can become confusing। यानी अगर आप लॉन्ग पैराग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे आइडियाज़ यूज़ करेंगे जो बहुत कम्प्लेक्स होंगे, तो ऑफ कोर्स वो जो रीडर होगा वो कंफ्यूज होता जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और उसको समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ पढ़ रहा है और आपने क्या चीज़ जो है वो लिखने की कोशिश की है, ठीक है। और इमेजिनिंग राइटिंग सेंटेंस लाइक दिस द, अब वो एक हमें सेंटेंस बता रहे हैं कि इस तरह से आपने उसको जो है ना वो लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास द इक्वेशन ऑफ एडुकेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज़ परमानेंट फॉर द ऑप्टल फंक्शंस। तो यहाँ पे ही हमें एक उन्होंने जो है ना वो पैराग्राफ दिया है और इसको अगर हम पढ़ें तो हमें क्लियरली चीज़ें जो है ना वो समझ में आती जाती हैं, कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो ये बेसिकली राइटर जो है ना वो बात करने की कोशिश कर। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफ़ेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में, यानी कि जो इफ़ेक्टिव राइटिंग होती है वो क्या होती है और उसमें किन किन चीज़ों का जो है ना वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन क्लियर, लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी आप कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी अगर टॉपिक है या कोई भी चीज़ है उसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप जो वो इन्फॉर्मेशन है तो वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी बंदा उसको पढ़े या सुने तो उसको चीज़ें जो है ना वो फ़ौरन से क्लियर समझ आ जाएँ। और उसके अलावा वो लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन अगर किसी को बता रहे हैं तो उसका लॉजिक हो, बगैर लॉजिक के जो है ना वो कोई चीज़ भी ना हो, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब ऑर्गेनाइज अच्छे से की गई हो, यानी अगर आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने लगे हैं तो ऑर्गेनाइज अच्छे से की गई हो। द गोल इज़ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक इन अ वे दैट द रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड, unlike storytelling which focuses on emotions and events, are persuasive writing which tries to कन्विंस द रीडर। एक्सपोजिव राइटिंग फोकस प्योरली ऑन फैक्ट्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि वो जो फैक्ट्स हैं उन पे जो है ना वो आपने उसको करना है, फोकस करना है कि जो रीडर है अगर वो पढ़ रहा है या अगर आप किसी को सुना रहे हैं तो उसको इजीली समझ आ जाए, पढ़ने वाले को भी इजीली उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो लॉजिक्स हैं स्टोरी की, वो इजीली समझ आ जाए और उसको किसी किसी से भी जो है ना वो पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को स्टोरी सुना रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा उस पर जो स्टोरी के इफ़ेक्ट्स हैं उन पे इतना ज़्यादा फोकस करें कि वो पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाए, ठीक हो गया। और इसके बाद ये नहीं कि बहुत आसान लफ्ज़ों में आपने वो चीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन की हो। टू इंश्योर द एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ इफ़ेक्टिव इट मस्ट हैव 3 कीज़ क्वालिटीज़, यानी कि वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और उसके अंदर जो है वो 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो 3 क्वालिटीज़ कौन सी हैं हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उनमें इट मस्ट हैव 3 की क्वालिटीज़, इसमें 3 क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए। एक तो हमारे पास क्या है, क्लियरिटी, यानी कि जो उसकी क्लियरिटी है वो लाजमी होनी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब ये नहीं कि वो कुछ सफाई वगैरह, क्लियरिटी का मतलब ये है कि वो इतनी ज़्यादा क्लियर हो, इतनी ज़्यादा सिंपल हो, वर्ड्स इतने ज़्यादा क्लियर हो कि रीडर को या फिर लिसनर को अगर आपने उसको लिखा है, ठीक है, तो और रीडर को पढ़ने में बहुत आसानी हो और उसे चीज़ें इजीली समझ में आ जाएँ। लेकिन अगर आपने उसको सुना रहे हैं तो सुनने वाले वो इजीली उसको अंडरस्टैंड करता जाए, जितने भी उसके अंदर फैक्ट्स हैं, जितने भी उसकी लॉजिक्स हैं उस पर क्लियर होती जाएँ, ठीक है, उसको इजीली अंडरस्टैंड होती जाएँ, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोहेरेंस हमारे पास वही चीज़ दोबारा से आ जाए, उसका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई पैराग्राफ्स होने चाहिए, यानी कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ यहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हुई है तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया गया हो, यानी कि स्टोरी को लिखा बहुत अच्छे से गया हो। These elements help the writer present ideas logically and ensure that the reader can follow along without confusion। यानी कि अगर आप इन 3 चीज़ों को वो करेंगे, इन 3 चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली ही अगर आप अपनी स्टोरी वगैरह लिखेंगे तो
जो रीडर होता है वो बगैर किसी कन्फ्यूजन के, यानी उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और इजीली चीज़ों को जो है ना वो पढ़ सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी उसे, किसी से भी ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रीडर जो है ना वो इजीली विदाउट किसी भी कन्फ्यूजन के वो लॉजिक को जो है ना वो समझ सकेगा। This unit will explore these characteristics in detail and introduce the basic of paragraphs writing, which is the foundation ऑफ आल स्ट्रक्चर राइटिंग। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें एक पैराग्राफ्स दिए गए हैं जिसके अंदर उन्होंने तमाम जो राइटिंग्स के वो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं। हम देखते हैं पढ़ के। सबसे पहले क्लियरिटी। अच्छा, क्लियरिटी क्या होती है? राइटिंग शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियरिटी वही बात दोबारा आ गई कि क्लियरिटी का मतलब साफ नहीं होता। क्लियरिटी का मतलब इजीली वर्डिंग है, इजी वर्ड्स हैं जो पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाए और कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? Clarity means the writing should be simple and straightforward to that the reader understand it without difficulty। यानी इतनी सिंपल होनी चाहिए, वर्ड्स इतने सिंपल होने चाहिए कि जो राइटर है, जो रीडर है, वो जब उसको पढ़े तो बगैर किसी डिफ़िकल्टी के वो लफ्ज़ों को समझता जाए और आगे पढ़ता जाए। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई हो, बात कम्प्लेक्स ना हो, उसको घुमा फिरा के ना बताया गया हो, ठीक है? तो पढ़ने वाला जो है ना वो इजीली उसको समझता जाए। और इट इफ़ अ राइटर यूजेस ओवरली कम्प्लेक्स वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंसेस और वीज आइडियाज़, द मैसेज कैन बिकम कन्फ्यूजिंग। यानी अगर आप लॉन्ग पैराग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे आइडियाज़ यूज़ करेंगे जो बहुत कम्प्लेक्स होंगे, तो ऑफ कोर्स वो जो रीडर होगा वो कन्फ्यूज़ होता जाएगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और उसको समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ पढ़ रहा है और आपने क्या चीज़ जो है वो लिखने की कोशिश की है, ठीक है? और इमेजिनिंग राइटिंग सेंटेंस लाइक दिस द, अब वो एक हमें सेंटेंस बता रहे हैं कि इस तरह से आपने उसको जो है ना वो लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास द इक्वेशन ऑफ adequate volume of hydrogen is permanent for the octal functions। तो यहाँ पे ही हमें एक उन्होंने जो है ना वो पैराग्राफ दिया है और इसको अगर हम पढ़ें तो हमें क्लियरली चीज़ें जो है ना वो समझ में आती जाती हैं, कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो ये बेसिकली राइटर जो है ना वो बात करने की कोशिश कर